नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान गोदान उपन्यास की कथा वस्तु भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान की प्रासंगिकता आज भी यथावत है। यह उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें उपन्यासकार ने कृषक जीवन की विडंबनाओं को, उसके संघर्षों को होरी और उसके परिवार के माध्यम से उभारने का प्रयास किया। होरी की आकांक्षा बहुत सीधी सादी थी। वह अपने परिवार के लिए एक गाय लेना चाहता था। विडंबना रही कि वो जीवन पर्यंत अपनी इस इच्छा को पूरी करने में सफल नहीं हो पाता। पिछले वक्तव्य में हमने गोदान उपन्यास की कथा वस्तु पर चर्चा करते समय कथा के उस प्रसंग तक अपनी बात को छोड़ा था जहां झुनिया बेटे को जन्म देती है, किंतु गोबर और झुनिया के इस पाप कर्म के कारण पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाती है। इस दंड को पूरा करने के लिए होरी को अपना मकान गिरवी रखना पड़ता है। गोबर अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने माता पिता के पास सकुशल देखकर उन्हें छोड़कर लखनऊ चला जाता है और वहां वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन पर काम करने लगता है। भोला गाय के पैसे ना मिलने पर होरी से क्षुब्ध है और इसलिए उसके बैल खोलकर ले जाता है। बैलों के अभाव में होरी के लिए खेती करना असंभव था। घर में एक दाना अन्न का नहीं था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। ऐसे में पंडित माता दीन ने अपने बैलों से होरी के खेतों में बुवाई कराई और बदले में होरी को आधा साझा उसे देना पड़ा। शहर में मिस्टर खन्ना ने शक्कर मिल खोली थी, जिससे किसानों की खड़ी ऊख बिक जाती थी। महाजन वहीं पहुंच जाते और जो ही ऊख तुलती किसानों को पैसा मिलता, उसी समय महाजन उनसे अपने उधार के पैसे ले लेते। इस प्रकार से खेती करने के उपरांत भी, खेती के पैसे मिलने के उपरांत भी जीवन उसी विडंबनापूर्ण स्थिति में कायम रहता। होरी की ऊँट के पैसे भी झिंगुरी और नोखेराम ले लेते हैं। गोबर को लखनऊ में मिर्जा साहब के यहाँ काम करते हुए साल भर हो जाता है। वो अच्छा पैसा कमा लेता है और इसलिए नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने लगता है। उसकी चाय की दुकान खूब चलने लगती है। वह आसपास के तांगे रेहड़ी वालों को ब्याज पर रुपए भी देने लगता है। गोबर ने निश्चय किया कि वे गांव जाकर अपनी पत्नी झुनिया और बच्चे को लेकर शहर आ जाएगा। होरी का पूरा परिवार दाता दीन के यहाँ
बेबसी मजबूरी में मजदूरी करने लगता है। होरी की बेटी सोना के लिए अच्छा वर ढूंढना एक दुष्कर कार्य था, किंतु ऐसा योग्य वर मथुरा में होरी को मिल जाता है। अब होरी को चिंता होती है कि दान दहेज के लिए रुपए पैसे कहां से आएंगे। उसने दुलारी से 200 रुपए उधार लेने की बात पक्की की। सोना के कहने पर मथुरा ने अपने पिता को बिना दहेज लिए शादी करने के लिए तैयार कर लिया। इस प्रसंग के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेमचंद दहेज प्रथा के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं कि जब खाने के लिए भी पैसा नहीं है तो क्या जरूरत है कि हम उधार लेकर वर पक्ष को दहेज दें। और इस दहेज के खिलाफ आज के नवयुवक जब तक सामने नहीं आएंगे, इस कुप्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता। कालांतर में डॉक्टर मेहता मालती के गुणों, सेवा, करुणा, संयम, त्याग के कारण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। गोबर मालती के घर पे माली का काम करने लगता है। सीलिया माता दिन के पुत्र को जन्म देती है, किंतु वह बच्चा 2 साल की अल्प आयु का होते ही काल के क्रूर हाथों द्वारा छीन लिया जाता है। माता दीन अपना घर परिवार छोड़कर सीलिया के साथ आकर रहने लगते हैं। होरी के परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कर्जा कम नहीं हो रहा था, सूद मूल से 10 गुना बढ़ गया था। दाता दीन पंडित के समझाने पर होरी और धनिया 50 वर्षीय राम सेवक महतो के साथ रूपा का विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। यहां तत्कालीन समाज में उपस्थित एक और कुरीति की तरफ लेखक ने अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। निर्धन माता पिता पैसा ना होने के कारण, दहेज ना देने के कारण विवशता पूर्वक अपनी बच्ची का विवाह दुहेजू या अधिक आयु के व्यक्ति के साथ करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब दाता दीन होरी को 200 रुपए देता है तो होरी आत्मग्लानि से भर उठता है। यहां गोबर उसे समझाता है कि जब पेट भरने के लिए रोटी ना हो तो इज्जत आबरू की बात करना बेमानी लगता है, बेकार लगता है। होरी संकल्प लेता है कि वह मेहनत मजदूरी करके रुपए जोड़ेगा और राम सेवक को 200 रुपए वापस कर देगा। वह अपने पोते मंगल के लिए गाय खरीदना चाहता है,
ये गाय ना केवल उसके मान सम्मान की रक्षा करेगी, इससे उसका पोता जी भरकर दूध पी सकेगा, उसका पोषण होगा। होरी ठेकेदार के पास जाता है। विनय अनुरोध करने के उपरांत उसे सड़क बनाने के लिए कंकड़ की खुदाई का काम दे दिया जाता है। इधर उसकी पत्नी धनिया सुतली बांटकर उसकी मदद करती है। अपर्याप्त अन्न, दोपहर में लू के लगने के कारण एक दिन होरी निढाल होकर ऐसा गिरता है कि फिर दोबारा नहीं उठ पाता। उसके मन की गाय लेने की इच्छा अधूरी रह जाती है। कोई भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि होरी के मरने के उपरांत उसके परिवार का क्या होगा। सब तरफ गोदान कराने की बात उठने लगती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मतानुसार जब तक व्यक्ति का गोदान नहीं कराया जाता, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। धनिया विवश होकर सुतली बांटकर कमाए हुए 20 आने को पंडित दाता दीन के हाथ में रख देती है। गोदान का कथानक सर्वथा निर्दोष नहीं माना जा सकता। इस उपन्यास में ग्रामीण और शहरी प्रसंग समानांतर रूप से चलते रहते हैं। उपन्यासकार ने राय साहब जमींदार को होरी से और गोबर को पहले मिर्जा खुर्शीद और फिर मिल मालिक से तदुपरांत मालती से संबंधित दिखाया है। इस प्रकार उन्होंने दो विभिन्न सूत्रों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, किंतु वो अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि ग्रामीण परिवेश और शहरी जीवन, इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है और ये अंतर इतना स्पष्ट और इतना गहराई लिए हुए होता है कि हम इसे आपस में दूध दही की तरह मिला जुलाकर नहीं देख सकते। गोदान में ग्रामीण परिवेश, वहां रहने वाले लोगों की विवशता को लेखक ने बहुत सहज रूप में उभारने का प्रयास किया। शहर में रहने वाले लोगों में स्वार्थ है, विलासिता दिखाई देती है, अहंकार दिखाई देता है, जबकि इसके ठीक विपरीत ग्रामीण लोगों का पूरा जीवन सहजता, निस्वार्थता, अहंकारहीनता में व्यतीत होता है। वो तो एक जून भोजन उपलब्ध करने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि विलासिता किसे कहते हैं ये वो आजीवन समझ ही नहीं पाते। इसी प्रकार से धनुष यज्ञ वाले प्रसंग को उपन्यासकार छोटा कर सकते थे। तीसरी जगह वहां आती है जहां
मिस्टर मेहता का खान बनना और अन्य लोगों का उन्हें ना पहचान पाना, ये थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है। हम अगर गहराई से देखें तो गोदान उपन्यास में उपन्यासकार प्रेमचंद ने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी, संघर्ष नहीं किया जाएगा, तब तक न्याय मिलने की संभावना भी नहीं होगी। कथानायक होरी सामाजिक नियतिवाद को जीवन पर्यंत झेलता रहता है। वो कहीं पर भी विरोध नहीं करता, वो कहीं पर भी आक्रोश व्यक्त नहीं करता। जैसी स्थिति है उसे यथावत स्वीकार कर लेता है। इतनी सहज इच्छा कि एक गाय उसके घर द्वार पर बंधी हो, उसे भी वह अपने जीवन काल में पूरी नहीं कर पाता। वो किसे दोष दे? समाज को, जमींदारों को, या अपने भाग्य को? उपन्यास में परंपरागत विश्वासों, अंधविश्वासों, धर्म अंधता, रूढ़िगत दृष्टिकोण, किसानों के कभी ना खत्म होने वाले कर्ज, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, जमींदारी से संबंधित अनेक समस्याओं को उपन्यासकार ने रेखांकित किया है। किस प्रकार से जमींदारी प्रथा के कारण एक वर्ग निरंतर पैसे की दृष्टि से समृद्ध होता जाता है और इसके विपरीत दूसरा वर्ग निरंतर कर्ज में डूबता चला जाता है। और विडंबना वहां उपस्थित होती है जहां एक व्यक्ति अगर 100 रुपए कर्ज लेता है तो उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो उस सूद को ही खत्म नहीं कर पाता, मूल की तो बात ही क्या है। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में इतना अधिक भेद कर दिया जाता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को मनुष्य ही मानने के लिए तैयार नहीं होता। धर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम निरंतर धार्मिक अंधविश्वासों में अपने आप को घेरे रखते हैं और ये अंधविश्वास, धर्मांधता हमें किसी मकड़ जाल की तरह अपने में इतना समेट लेती है कि हम चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते। धर्म कहता है कि चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको मृत्यु के बाद गोदान करना है, आपको ब्रह्मभोज कराना है तो कराना है। उसके लिए चाहे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसने आजीवन पैसे के लिए कितना संघर्ष किया हो या उसकी मृत्यु के उपरांत उसका परिवार कितना संघर्ष कर रहा है, इस बात की चिंता ना धर्म करता है ना धर्म के ठेकेदार करते हैं। स्थान स्थान पर उपन्यास में उपन्यासकार ने इन रूढ़ियों पर,
अंधविश्वासों पर प्रहार किया है और इसके माध्यम से पाठकों को सचेत किया है कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब हम अपने आप को इन बेड़ियों से मुक्त करेंगे, जब हम ऐसे समाज में रहने की कल्पना करेंगे जो समाज वर्ण व्यवस्था से मुक्त हो, जहां व्यक्ति और व्यक्ति में भेदभाव ना किया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यासकार प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में संक्षिप्त शीर्षक के माध्यम से उस दो, एक तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य साधे हैं। एक, गोदान की इच्छा या विवशता, और दूसरा, जीवन पर्यंत होरी की गौपालन की इच्छा। अपने अगले वक्तव्य में हम गोदान उपन्यास के अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें चरित्रण, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण के साथ साथ प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि समय मिले तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस उपन्यास में जिन समस्याओं को लेकर प्रेमचंद ने बात की है, वो समस्याएं केवल उस समय के समाज की ही नहीं थी। आज भी अगर हम देखें तो वो समस्याएं हमें आज के समाज में भी कमोवेश दिखाई देती हैं। आज भी हमारा समाज वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी हम मानसिक रूप से धर्मांधता में फंसे हुए हैं, रूढ़ियों में फंसे हुए हैं। आज भी हमारे किसान उतना कमा नहीं पा रहे हैं या उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। आप बड़े किसानों को छोड़ दीजिए, जो छोटे किसान हैं वो आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार से ये उपन्यास ना केवल उस समय के समाज के लिए उपयोगी था, आंखें खोलने वाला था, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, पठनीय है, विचारणीय है। अपने अगले वक्तव्य में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।